चलिए, तो हमारे चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इस चैप्टर में अभी इससे पहले जो यूनिट थी, उस यूनिट में आपको याद होगा कि जो भी चार्ज थे, जितने भी चार्ज थे, वो सब रेस्ट में थे, वो सारे चार्ज रेस्ट में थे। तो अब इस चैप्टर में चार्ज रेस्ट में नहीं रहते हैं। इस चैप्टर में जो चार्ज है वो रेस्ट में नहीं रहेंगे। अब चार्ज करना शुरू करेंगे मोशन। अब चार्ज चलेंगे। ओके सर, यहां तक हमको क्लियर हो गया कि चार्ज चलेंगे। अब यहां की कहानी हुई। अब आपको समझना क्या है, अब ये चैप्टर एक्चुअली में स्टार्ट यहां से नहीं होता है। प्रॉब्लम इस चैप्टर की ये नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम पहले देखिए प्रॉब्लम क्या है। अब सर ये चैप्टर स्टार्ट होता है, मेरे पास अगर आज की डेट में इलेक्ट्रिक करंट है, मैं जानता हूं, आई नो कि मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट है, तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। तो इस चैप्टर की सबसे बड़ी जड़ है जिसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी। सारी फसाद की जड़ इस चैप्टर में यही शब्द आएगा, कंडक्टिविटी। अगर आप नॉर्मल भाषा में समझे, कंडक्टिविटी को इस सिंबल से आप डोनेट करते हैं, ठीक है। लेकिन सर एक आम आदमी के लिए कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है। तो एक आम आदमी के लिए कंडक्टिविटी मतलब होता है भागने की क्षमता। किसी भी चीज के भागने की क्षमता क्या है, यही उस चीज की कंडक्टिविटी होती है। ओके, यहां तक हमको समझ आ गया कि कंडक्टिविटी किसी भी चीज के भागने की क्षमता होती है। अब अगर कंडक्टिविटी किसी के भागने की क्षमता है, तो इसका मतलब क्या हुआ। अब आपको याद होगा, अगर नहीं भी है याद तो आप देखेंगे इस चैप्टर में मैं हमेशा से इंटरेस्टेड था, क्योंकि मुझे करंट को फ्लो कराना है। तो अगर मैं करंट की पावर को जानता हूं कि करंट का मैं यूज कर सकता हूं आज की डेट में एज अ इंजीनियर, मैं जानता हूं कि वी कैन यूज करंट इन मैनी वेज। हम लोग करंट के बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, और करंट को यूज करने के लिए मुझे कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए जो करंट को कैरी करेगी। यानी सारा खेल आया कुल मिला जुला के कंडक्टर के ऊपर। तो जिम्मेदारी बन गई, मुझे कंडक्टर चाहिए, यानी कंडक्टर एक ऐसी चीज जो करंट को कंडक्ट करेगी। और कंडक्टर की, अब कौन कंडक्टर कैसा है ये मैं कैसे नापूंगा, ये मैं नापूंगा इस शब्द से कंडक्टिविटी, जो कि इस चैप्टर का मेन पॉइंट है। अब हुआ क्या, कंडक्टिविटी के लिए एक, चलिए एक रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं कि मुझे कल को किसी ने बताया कि कंडक्टिविटी के लिए एक फॉर्मूला ये होता है, ये मुझे कहीं पे मिला, एज ए किसी ने मुझे बताया कि कंडक्टिविटी के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब मैं इस चीज को एक क्लास 5th के स्टूडेंट्स की तरह समझूंगा। एक 5th क्लास के बच्चे को बताया कि हमको अच्छा कंडक्टर चाहिए, और अच्छा कंडक्टर हम डिसाइड तब करते हैं, अच्छा कंडक्टर डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी इन चीजों पे डिपेंड है। अब कंडक्टिविटी डिपेंड है, अब ये तीन चीजें हमको पता चल गई। ओके सर, यानी एक एन जैसी कोई चीज है नहीं पता, ई स्क्वायर क्या पता नहीं पता, टाउ एम, ये चीज हो गई। लेकिन उस फिर बच्चे को मैंने समझाया कि इन चीजों में आपको समझना ये है कि जो एन है, एन हमारा ये एन, इस एन को हम लोग कहते हैं नम। अब देखिए ये ठीक है सर, चलिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जान के मैं करूंगा क्या अगर मुझे पता चल गया। एक्चुअली जब आपको कंडक्टिविटी पता चल जाएगी तो आप रेजिस्टिविटी नाम की एक चीज निकाल लेंगे, रेजिस्टिविटी। आप देखिए कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमको रेजिस्टिविटी निकालनी पड़ती है। अब ये रेजिस्टिविटी क्या होती है सर, अब रेजिस्टिविटी हम लोग जानते हैं 1/कंडक्टिविटी होती है। यानी अगर मुझे कंडक्टिविटी निकालनी है तो मुझे रेजिस्टिविटी निकालनी है। यानी अगर मुझे कंडक्टिविटी का फॉर्मूला याद है, अगर मुझे कंडक्टिविटी का फॉर्मूला याद है, तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं यहां पे लिख दूं कंडक्टिविटी का, एन ई स्क्वायर बाय टाउ अपॉन एम अपॉन 1, ये हो गया कंडक्टिविटी। यानी रेजिस्टिविटी को मैं लिख सकता हूं एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ओके सर, तो उस 5th क्लास के बच्चे के लिए अभी भी सिर्फ इतनी ही जानकारी बहुत थी। चलिए, इस जानकारी की मदद से उसने रेजिस्टिविटी नाम की एक चीज निकाली। यानी रेजिस्टिविटी बस हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि कंडक्टिविटी निकाल पाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कंडक्टिविटी जो होती है वो 1/रेजिस्टिविटी होती है। यानी हमको रेजिस्टिविटी निकालना जरूरी है। अब सर रेजिस्टिविटी निकालना क्यों जरूरी है,
अब रेजिस्टिविटी निकलेगा कैसे? अब हमने क्लास 10 या छोटी क्लास में हम लोग एक चीज जानते थे कि जो रेजिस्टिविटी होती है किसी भी मटेरियल की, रेजिस्टिविटी जो होती थी, जिसको आप रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से। यानी आप जानते थे कि आर रो जो होता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यानी मतलब ये हुआ सर कि रेजिस्टिविटी जो किसी भी कंडक्टर की होती है वो आर ए अपॉन एल होता है। यानी मुझे अगर कंडक्टिविटी निकालनी है किसी भी मटेरियल की तो पहले मुझे रेजिस्टिविटी निकालनी पड़ेगी। अब अगर मुझे किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी निकालनी है तो प्रॉब्लम ये फंस गया, किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी निकालने के लिए मुझे पहले मटेरियल का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब ये रेजिस्टेंस कहां से आएगा? तो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस आने के लिए मैं अब रेजिस्टेंस निकालूंगा कैसे? तो मुझे बस ये पता है कि यानी अगर मैं किसी तरीके से रेजिस्टेंस निकालने में कामयाब हो गया तो मैं रेजिस्टिविटी निकाल ले जाऊंगा, रेजिस्टिविटी निकालने में कामयाब हो गया तो मैं कंडक्टिविटी निकाल ले जाऊंगा, और कंडक्टिविटी अगर मैंने निकाल ली तो मैं समझ गया एक ऐसा कंडक्टर मुझे मिल गया जिसमें कोई भी चीज ऐसी है जिसके भागने की क्षमता बहुत ज्यादा, मतलब मुझे एक अच्छा कंडक्टर। अब हम लोग देखते हैं क्या हुआ। अब सर मैं जानता हूं, मैं ये जानता हूं, थोड़ा सा मैं आगे आया तो मैं ये जाना कि V जो होता है, V मैं ये जानता था, मैंने पढ़ा है कि V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। अभी तक उस 5th क्लास के बच्चे को बस ये पता है कि जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती थी, वो होती है एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। अभी ये हम समझेंगे ये क्या चीज है, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। फिर उसको पता चला कि जो कंडक्टिविटी निकालने के लिए रेजिस्टिविटी निकालनी पड़ेगी, रो, जो कि होता है 1 अपॉन कंडक्टिविटी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ हुआ। ओके, अब मैं जानता हूं कि जो रो होता है वो आर ए अपॉन एल होता है। यानी अगर मुझे रो निकालना है तो मुझे आर निकालना पड़ेगा, या मैं ये कह सकता हूं एक सिंपल भाषा में, जो आर होगा वो रो एल अपॉन ए होगा। अब अगर आर रो एल अपॉन ए है तो हम देख पा रहे होंगे यहां पे कि अगर आर रो एल अपॉन ए है तो मुझे रो की वैल्यू पता है इतनी होती है, तो मैं इसकी जगह अगर रख दूं रो की वैल्यू तो m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है, इंटू एल अपॉन ए है। यहां तक भी हम समझ गए सर? ठीक है, तो सर r इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यानी मैं r निकाल लेंगे, यानी r अगर मुझे पता चल जाए तो मैं ये चीज कहीं ना कहीं निकाल लेंगे। अब सर r अगर मुझे पता चल गया तो एक चीज और मैं जानता हूं, और वो ये चीज है कि v इक्वल टू आई आर होता है। अब अगर मुझे v इक्वल टू आई आर पता है तो अगर मैं यहाँ i लिख दूं तो मतलब अगर मैं r लिख दूं, r की वैल्यू कितनी हो गई, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए हो गया। ओके सर, अब अगर चीजों को मैं थोड़ा सा सेट करूं तो आपको ये दिख रहा होगा कि मैंने v भी निकाल लिया। यानी यहां से मैं सिर्फ एक चीज अगर मुझे क्लियर है, एक चीज मुझे अगर लर्न है उस 5th क्लास के बच्चे को, तो वो जानता है कि ये निकालने के लिए उसको ये निकालना पड़ेगा, बिना इसके ये नहीं निकाल सकता, लेकिन ये निकालने के लिए उसको ये निकालना पड़ेगा, और ये निकालने के लिए उसको आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, v अपॉन आई निकालना पड़ेगा, यानी v निकालना पड़ेगा। यानी यहां से हम लोग निकाल ले गए v, तो वोल्टेज आ गया। अब बैक टू द स्टोरी, अब हम लोग अपने वापस कहानी पे जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए कुछ चीजें जो ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है, देखिए अगर मेरे पास कोई भी कंडक्टर है, मेरे पास, अब यहां से अब शुरू होंगी कुछ टर्म्स जो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हम समझेंगे कि यहाँ पे क्या चीज मिसिंग है। अब हम लोग कुछ टर्म्स देखते हैं और इन्हीं फॉर्मूले को क्लियर करते हैं। अब सर हमारे पास जो पहली टर्म आती है वो क्या आती है और क्या चीज हमको नहीं पता होती है, तो हम जाने सबसे पहले हमारा टारगेट था यहां पे वी आर अगर पता है, अगर आर निकालना है, मुझे आर निकालना है, तो आर निकालने के लिए मुझे वी अपॉन आई जानना पड़ेगा। अब मुझे वी भी निकालना है, अब आई भी निकालना है। अब कहानी यहीं आके फंस गई कि ये आई निकलेगा कैसे,
क्योंकि जब तक आई नहीं निकलेगा वी नहीं निकलेगा। अगर आई नहीं निकला और वी नहीं निकला तो मतलब आर नहीं निकल पाएगा। आर नहीं निकल पाया मतलब रेजिस्टिविटी नहीं निकल पाएगी। अगर रेजिस्टिविटी नहीं निकल पाई तो मटेरियल की कंडक्टिविटी नहीं निकल पाएगी। और अगर मटेरियल की कंडक्टिविटी नहीं निकल पाई तो वो 5th क्लास का बच्चा डिसाइड कैसे करेगा कि कौन सा मटेरियल वो कंडक्टर के तौर पे यूज करे। क्योंकि जब तक वो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कौन सा मटेरियल वो कंडक्टर के तौर पे यूज करेगा, तब तक वो कहां से एक अच्छा इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज कर पाएगा या बना पाएगा। ओके, that 5th class student knows how to use electric current, but to carry that electric current he must need a conductor, and to decide what type of conductor he needs तो उसको कंडक्टिविटी जानना बहुत जरूरी है। तो कंडक्टिविटी जानने के लिए उसको रेजिस्टिविटी जानना जरूरी है। रेजिस्टिविटी जानने के लिए उसको रेजिस्टेंस जानना जरूरी है। और रेजिस्टेंस अगर मैं यहां देख पा रहा हूँ तो रेजिस्टेंस जानने के लिए मुझे V और आई जानना बहुत जरूरी है। अब बैक टू द स्टोरी हम लोग आगे आते हैं। तो कहानी में सर सबसे पहले मैं निकालूंगा आई। मुझे बस ये जानना है कि ये आई होता क्या है और ये आई आएगा कैसे। ठीक है, अब देखिए इस आई को देखने में ये आई बहुत सिंपल लगता है, लेकिन आई के साथ बहुत बड़ी दिक्कत है। आई के साथ दिक्कत क्या है, अब यहां से हम लोग शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट्स जो सबको एरर होता है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे डेफिनेशन सब लोग गलत लिखवाते हैं। यहां पे सारी डेफिनेशन गलत होती है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो क्या ये बात सही होगी? फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। देखिए, तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ये डेफिनेशन एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ये बात सही है कि नहीं। तो ये बात सर सरासर गलत है। फ्लो ऑफ चार्ज कभी भी करंट नहीं होता है। तो सर मतलब यहां पे मिसिंग क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। क्या ये बात सही है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। नाउ दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो टोटली रॉन्ग। ये स्टेटमेंट भी गलत है। कभी भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट नहीं होता है। एक्चुअली में द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, the rate of directional flow of electric charge is called electric current, ये बात सही है कि देखिए, ये हमको समझना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट सर करेक्ट है, यानी बाकी ये दोनों स्टेटमेंट जो जल्दबाजी में हम लोग नोट कर लेते हैं ये टोटली रॉन्ग है। अब सर ये स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग कैसे हो गई? ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये सही है कैसे? अब देखिए हुआ क्या। अब होता क्या है, अगर मान लो मेरे पास कोई भी कंडक्टर है, अब मेरे पास कोई भी कंडक्टर है। अब चीजें मुझे कितनी गलत विजुलाइज है पहले आप देखिएगा, हमको क्लियर करना है। मेरे पास कोई भी कंडक्टर है। अब किसी भी कंडक्टर के अंदर कई सारे एटम्स होते हैं, किसी भी कंडक्टर के अंदर कई सारे एटम्स होते हैं। तो मैं मान लेता हूं मेरे पास कुछ कंडक्टर है और इन कंडक्टर के पास सिर्फ 8 एटम्स हैं। इन कंडक्टर के पास बस 8 एटम्स हैं, और यहां से हमको विजुलाइज करना है कि रियलिटी में होता क्या है। अब होता क्या है, देखो एटम के किनारे आप लोग जानते हैं कि शेल्स होते हैं। ठीक है, हर एटम के किनारे शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं, अभी जो भी मैं आपको कंडक्टर दिखा रहा हूं, ये जो भी कंडक्टर आप देख रहे हैं, इसमें दो चीजें हमको समझनी है। पहली चीज जो हमको समझनी है कि एटम्स आर एट रेस्ट, एटम सारे रुके हुए हैं, एटम्स आर एट रेस्ट। ये मैंने क्यों बोला अभी हम समझेंगे। अब देखिए, अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं जो बाहर वैलेंस वाले शेल में होते हैं, जो रोटेट कर रहे होते हैं, जो लूजली बाउंड होते हैं। अब देखिए होता क्या है,
किसी भी कंडक्टर के अंदर एक्चुअली में इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लूं, मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन हमेशा रुका रहता है, वो इलेक्ट्रॉन हमेशा चलता रहता है। जैसे गया, वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, फिर मतलब वो हमेशा मूव करता रहता है। तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का पाथ हो सकता है, वो कैसे भी पाथ हो सकता है, मतलब वो कंडक्टर के वॉल से टकरा रही है, आप समझ रहे हैं कि नहीं? ये कोई भी कंडक्टर कैसे भी, कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन हमेशा रैंडमली घूमता रहता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। यहां तक क्लियर? ओके सर। अब होता क्या है, यानी सिर्फ फ्लो ऑफ चार्ज करंट नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता सर क्योंकि अभी हमने देखा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो लूज इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑलवेज मूव करता है। यानी अगर कोई भी लूज इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता है, चाहे ये पोटेंशियल मतलब चाहे बैटरी लगी हो या ना हो, तो हर कंडक्टर के अंदर फ्लो ऑफ चार्ज तो हमेशा होता है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं हो सकता। तो पहली डेफिनेशन सरासर गलत है। ओके, अब दूसरी चीज सर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब देखिए चार्ज अब हो सकता है किसी कंडक्टर के अंदर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, मतलब किसी भी टाइम में हम देख रहे हैं कितना चार्ज है, लेकिन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से भी मतलब नहीं है, क्योंकि रेट कहने का मतलब अपॉन टाइम, तो कितने टाइम में रेट ऑफ फ्लो चार्ज का होता है, तो ये भी मायने नहीं रखता है, क्योंकि इस वाले स्टेटमेंट में और इस वाले स्टेटमेंट में ये दोनों एक्चुअली में इसी को ही शो कर रहा है। यानी एक सिंपल कंडक्टर जो कि नॉर्मली प्रेजेंट है हमारे आसपास। ओके, लेकिन पूरी कहानी में वैल्यू आती है इस चीज की, डायरेक्शनल फ्लो। अब हुआ क्या, अब देखिए, अब हम लोग आगे समझते हैं अब हुआ क्या सर, करंट को पहले समझना है। अब हम एक चीज जानते हैं, किसी ने मुझे बताया था कि ये चार्ज जो होता है वो हमेशा, इलेक्ट्रोस्टैट्स में मैंने पढ़ा, एक चार्ज Q है जो कि रेस्ट में है, जो कि किस में है, रेस्ट में है ना? तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक करंट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा टारगेट क्या है, अगर मुझे इलेक्ट्रिक करंट चाहिए तो मुझे इस चार्ज को मूव कराना पड़ेगा, मुझे इस चार्ज को क्या कराना पड़ेगा, मूव कराना पड़ेगा, क्योंकि जब तक चार्ज मूव नहीं होगा तब तक करंट मिलेगा नहीं। तो सर ये चार्ज मूव कैसे होगा? तो मैंने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैट्स में कि अगर किसी भी चार्ज के आसपास किसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, यानी अगर टारगेट मेरा चार्ज मूव कराना, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ला दूं कहीं से, अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा किसी भी तरीके से, तो इसका मतलब ये हुआ ये चार्ज मूव करने लगेगा, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सर, मैं जानता हूं F इक्वल टू क्यू इंटू ई, यानी जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आया और चार्ज से जब वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो फोर्स आ जाता है। अब ये फोर्स इस चार्ज को आगे मूव कराने लगेगा। अब अगर ये चार्ज पार्टिकल आगे मूव करने लग गया तो मेरा काम हो गया कि नहीं? यानी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दे के मैं किसी चार्ज को मूव करा सकता हूं। यहां तक क्लियर? अब अगर किसी तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो ये हो गया। अब कहानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा कैसे। तो अभी मैं सिर्फ 5th क्लास का बच्चा हूं, तो मुझे बस इतना पता है सर कि अगर कोई भी कंडक्टर जिसके अंदर ढेर सारे एटम्स हैं, ये ढेर सारे एटम्स है, कोई भी कंडक्टर जिसके साथ ढेर सारे एटम है और जिसके अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है ग्रीन वाले जो रैंडमली मूव कर रहे हैं, ये इनका कोई भी पाथ हो सकता है, इधर टकरा गए, इससे टकरा गए, फिर वापस, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन का कोई भी पाथ हो सकता है, नहीं पता वो कैसे मूव कर रहा है, लेकिन रैंडमली मूव कर रहा है कोई भी इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या किया, अगर मैं किसी तरीके से इसके अक्रॉस बच्चे को समझाया गया कि तुम बैटरी लगा दो, तुम क्या लगा दो, बैटरी। अब बैटरी लगाने से फायदा ये मिल गया, अब देखो बैटरी लगाने से फायदा ये मिल गया कि अगर ये पॉइंट ज्यादा पोटेंशियल, अब देखो उसको नहीं पता पोटेंशियल क्या होता है, बस उसको ये पता चल गया कि अगर बैटरी हम लगा देते हैं तो होता क्या है, ये बैटरी किसी तरीके से, मतलब जो ये वोल्टेज है
ये किसी तरीके से, अब हम लोग एक चीज जानते कि E इक्वल टू V/L होता था कि नहीं? E इक्वल टू V/L होता था। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में जाना है। ये उस बच्चे को बोला गया कि आप सीधे याद कर लो अभी की डेट में कि E इक्वल टू V/L होता है। तो बच्चा जान गया कि अगर मुझे E चाहिए तो मुझे V चाहिए और L चाहिए। अब ये V कैसे आएगा? तो V मैंने परचेज कर लिया, बैटरी बच्चे ने खरीद ली। लेंथ ऑफ कंडक्टर उसके पास पहले से है, यानी ये क्या है उसके पास? ये उसके पास अवेलेबल है, ये उसके पास अवेलेबल है, ठीक है ना? अब बैटरी वो खरीद लाया, लेंथ ऑफ कंडक्टर उसको पता है कि कंडक्टर की लेंथ कितनी है। तो जैसे ही उसने बैटरी खरीदी, लेंथ ऑफ कंडक्टर उसको पता है, दोनों को डिवाइड कर दिया तो उसको मिल गई ई की वैल्यू। उसको किसकी वैल्यू मिल गई? ई की वैल्यू। अब होता क्या, जब इसकी वजह से, बैटरी लगाने की वजह से यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये नहीं होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये नहीं होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सीधे चलने लगता है जैसे बुक में दिखाता है, ये नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है सर, ये जो इलेक्ट्रॉन था, जब आप देख पा रहे होंगे यहां पे, जब ये जा रहा था घूम के तो ये टकरा के कभी कभी वापस भी आ जा रहा था। लेकिन इससे क्या हुआ, जब इसने बैटरी लगा दी, जब भी हमने सर यहां पे बैटरी लगा दी तो हुआ क्या, वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको यहां से यहां जाना है, तो वो बेशक वो टकरा रहा है, घूम रहा है, लेकिन वो हमेशा उसकी कोशिश कहां है? आगे ही बढ़ने की। पहुंच गया इलेक्ट्रॉन। क्लियर? उस दूसरे इलेक्ट्रॉन की जो कहीं भी हो, उसकी कोशिश, वो टकराएगा अलग अलग जगह पे, अलग एटम से, अलग इलेक्ट्रॉन से, लेकिन उसकी कोशिश अब क्या रहेगी? हमेशा आगे बढ़ने की। ओके, कोई भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी कोशिश क्या रहेगी? हमेशा कोशिश, अब क्लियर हो गई सर, उसकी कोशिश हमेशा रहेगी आगे बढ़ने की। तो इस तरीके से यहां पे हम V निकाल के हमने E। अब यहां पे स्टोरी में सर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि मेरे पास ई लाने के लिए, मेरे पास ई लाने के लिए, अब देखो मुझे चाहिए था फोर्स, फोर्स के लिए मुझे आया Q इंटू ई लगाया। ई, अब Q की जगह मेरे पास कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है चार्ज, चार्ज के तौर पे सिर्फ मूव करने वाला चीज कौन है? इस कंडक्टर के अंदर जो चीज मूव कर रही है मेरे लिए वो इलेक्ट्रॉन है, जो कि सिर्फ आगे बढ़ना चाहती है टकराने उकराने के बाद भी। ठीक है, तो मेरे लिए Q की जगह E है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ गया मेरे पास? V/L, यानी जो ये बैटरी लगी थी उसने मदद की इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में। यानी ये E था, ये E इलेक्ट्रॉन को E कर दिया, उस पर फोर्स लग रहा है। अब इलेक्ट्रॉन मस्ती के साथ आगे बढ़ रहा है, अब इलेक्ट्रॉन मस्ती के साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक है सर, फोर्स आ गया। अब देखिए हुआ क्या कहानी में आगे। अब आगे हमने समझा कि IQT निकल गया। अब देखिए, अब कुछ चीजें जो हमको पता होना बहुत जरूरी होती है। अब उसमें क्या चीज है? उसमें पहली चीज जो हमको पता होती है, ठीक है ना, अब मैंने ये समझ लिया, अभी तक मैंने ये समझ लिया कि, अभी तक सर मैंने ये समझ लिया, अब देखिए अभी तक मैंने समझ लिया कि अगर कोई भी कंडक्टर, अगर कोई भी कंडक्टर, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट नहीं है। अब यहां से एमसीक्यू स्टार्ट होगा। अगर ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और ये नॉट कनेक्टेड टू बैटरी, नॉट कनेक्टेड टू बैटरी, अगर कोई कंडक्टर बैटरी से कनेक्ट नहीं होगा, उस बच्चे को समझाया जा रहा है कि उसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में है। वो सारे इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं ये नहीं पता, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर टकराव उकरा भी जा रहे होंगे अपने में, पता नहीं क्या जा रहे होंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे क्या हुआ, अब अगर कोई भी, अगर रैंडम मोशन में है तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या क्या बनता है? पहला कॉन्सेप्ट जो बनता है वो ये बना कि देखो, कभी भी इलेक्ट्रॉन चलता है तो पूछता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का पाथ आप देखेंगे हमेशा स्ट्रेट होगा,
जब तक वो कहीं टकराएगा नहीं उसका पाथ हमेशा स्ट्रेट होगा। यानी इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, वो ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा सीधे चलता है। और इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है नॉर्मली, जो स्पीड होती है किसी भी कंडक्टर में, चाहे वो बैटरी से ना लगाओ, अगर बैटरी से नहीं लगाए तो उसकी स्पीड होगी 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन है ना। अब आप देखिए, लेकिन सबसे बड़ी बात सर ये है कि सिंस इस कंडक्टर का कोई ओवरऑल इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन में अगर सबकी वेलोसिटी में जोड़ दूं, अगर मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जोड़ दूं, अब देखिए यहां पे ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको समझिएगा। अगर सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, मैंने सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जोड़ दी n इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो ये वैल्यू 0 आती है। ये वैल्यू क्या आती है? 0। क्यों 0 आती है? क्योंकि सर एक्चुअली हो क्या रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में जाएगा तो हम उसके दो कंपोनेंट तोड़ते हैं कि नहीं हमेशा, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, है ना। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इसके भी आप कंपोनेंट तोड़ेंगे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, है ना। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, मान लीजिए इस तरफ जा रहा है ऐसे, तो इसके आप कंपोनेंट तोड़ेंगे दो डायरेक्शन में। तो जब आप चीजों को जोड़ेंगे, यानी इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे और इसको जोड़ोगे, तो वैल्यू 0 आएगी। इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, 0 आएगी। उस बच्चे को बस इतना समझा दिया गया कि जो इलेक्ट्रॉन जितना होता है उसके अंदर की सारी की वेलोसिटी कितनी होती है? सारी वेलोसिटी 0 होती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यानी कोई कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर रेस्ट में है तो मैं ये कहूंगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ई इनसाइड 0 है। यानी कोई भी कंडक्टर अगर रेस्ट में है, मतलब वो किसी भी पोटेंशियल से नहीं कनेक्ट है, तो उसके अंदर ई इनसाइड 0 होता है। अब किसी कंडक्टर के अंदर अगर ई इनसाइड 0 है तो मतलब F इक्वल टू क्यू ई होगा ही नहीं। अब F इक्वल टू क्यू ई नहीं होगा तो आगे की तो कहानी नहीं होगी। क्लियर है यहां तक? अगर F इक्वल टू क्यू ई नहीं होगा, क्योंकि जब F नहीं होगा, F नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? F नहीं होगा तो वो मूव नहीं करेगा, और मूव नहीं करेगा तो फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा, और अगर फ्लो ऑफ चार्ज नहीं हुआ तो करंट नहीं होगा। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब देखिए, यहां तक हमने चीजों को समझ लिया, ठीक है। अब देखिए, लेकिन यहां तक हमको कुछ, अब जैसे ही मैंने बैटरी से जब कनेक्ट कर दिया था पूरी कहानी में, अब यही चीज जब बैटरी से कनेक्ट हुई थी कंडक्टर, है ना, यही चीज जब कनेक्ट हो जाती है बैटरी से, यही चीज जब कनेक्ट हो जाती है बैटरी से, तो हुआ क्या, जितने भी इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन थे, अब उनके पास एक वेलोसिटी आ गई पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है ना। और इस कंडक्टर का क्या होगा? एल एल पता है, इस कंडक्टर का ए पता है। अब देखिए यहां पे एक शब्द आएगा एन, तो सर ये एन इससे पहले क्या हमने कहीं देखा है? हाँ, जब उस बच्चे को शुरुआत में उसके पिता ने बताया था, तो उन्होंने बताया था कि कंडक्टिविटी जो होती है वो एन पे डिपेंड होती है। यानी कहानी में अब हमको समझ आ गया कि हमको जानना है कि ये एन क्या होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हुआ क्या सर, एन निकालना था। अब एन जो होता है, एन को सिंपल भाषा में बोला जाता है नंबर ऑफ फ्री चार्ज। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ फ्री चार्ज, फ्री चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम। अब सर पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग टर्म हो गया। अब देखो ये चीज क्या होती है, नंबर ऑफ फ्री चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब इस चीज को अगर मुझे समझना है तो मैं इस तरीके से समझ सकता हूं कि देखो, इस चीज को समझने के लिए चलिए आप देखिए, अब हमको समझना ये है सर, यहां पे लिखा एन होता है, उस बच्चे को बताया गया नंबर ऑफ फ्री चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो कहानी है सर ये क्यों चाहिए? उसने पूछा अपने पिताजी से कि पिताजी मुझे ये जानना क्यों जरूरी है?
तो उन्होंने बोला बेटा ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी तुम कोई कंडक्टर खरीद के लाओगे, कोई भी कंडक्टर तुम खरीद के लाते हो, मान लो तुमने ये एक वायर खरीद के लाई, कोई कंडक्टर खरीद के लाया, तो कोई भी कंडक्टर का कम से कम एरिया होगा और उस कंडक्टर की कोई ना कोई लेंथ होगी। ओके, ठीक है। तो अगर किसी भी कंडक्टर का एरिया है और लेंथ है, तो आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि उस कंडक्टर का जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा एरिया इंटू लेंथ के। हाँ, ए एल, वॉल्यूम क्या आ गया, ए एल आ गया, ठीक है। यानी ये जो पर यूनिट वॉल्यूम था, यहां मुझे समझ आ गया कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है ए एल। ओके, अब देखो, अब उससे पूछा कि इसके अंदर मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यही है, इतने ही है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कितने भी हो सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन थे, ये वही इलेक्ट्रॉन थे जब ये अटैच नहीं है कंडक्टर, तो जो नॉर्मली घूम रहे हैं इधर उधर कंडक्टर में, जिनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, ये वही इलेक्ट्रॉन है। तो मान लो अगर इसके अंदर n इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n फ्री इलेक्ट्रॉन, n फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर के अंदर होंगे। तो अगर मैं n फ्री इलेक्ट्रॉन बोलूं या n, और इलेक्ट्रॉन रियलिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन ही तो चार्ज है ना, है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है। तो अगर मैं जान गया कि n फ्री इलेक्ट्रॉन है, और देखो यहाँ क्या बोला, नंबर ऑफ फ्री चार्ज, कितने फ्री चार्ज है इसके अंदर, तो सर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने हो गए, मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अगर n है नंबर ऑफ फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। तो मुझे पता चल गया अगर मुझे फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो नंबर ऑफ फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होंगे, फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बराबर होगा n इंटू वॉल्यूम के, और मैं लिख सकता हूं n इंटू वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू एल। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर, ठीक है ना। हाँ, तो यहां तक हो गया नंबर ऑफ फ्री n इंटू एल, और टोटल नंबर, अब ये है मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये गिनती किस चीज की है, ये मेरे पास है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए, n क्या है n है टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यही वॉल्यूम कहीं ना कहीं एल को काट रहा होगा, तो n बच रहा होगा, ठीक है। अगर मैं चार्ज, अब चार्ज मुझे जानना है सारे इलेक्ट्रॉन पे कितना है, तो अगर मैं कहूं कि चार्ज ऑन NaL इलेक्ट्रॉन्स, NaL क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, जब उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है, तो NaL इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, NaL होगा, कितना चार्ज होगा, NaL होगा। यहां तक क्लियर। अब देखिए, टोटल इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होगा। अब सर मुझे जानना है कि एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में टाइम कितना लग रहा है। अब टाइम की जरूरत क्यों पड़ी, देखो, अब उसने बताया कि एक्चुअली जो करंट होता है, करंट बराबर होता है, हम लोग जानते हैं, चार्ज अपॉन टाइम। तो तुमको ये तो पता चल गया कि पूरे, मतलब उसके अंदर, कंडक्टर के अंदर जो टोटल चार्ज है वो है, एक इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम से जब तुम मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो ये तुमको टोटल चार्ज मिल गया। अगर इसको तुम डिवाइड कर दोगे टाइम से तो तुमको करंट निकल आएगा। तो वो बोला कि पिताजी हमको ये टाइम कहां से मिलेगा, तो उन्होंने बोला हाँ, अब देखो, टाइम तुम जानते हो बचपन से कि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब कोई इलेक्ट्रॉन जो यहां से चला है, ठीक है, और यहां पे पहुंचा है
तो डिस्टेंस उसको कितना कवर करना पड़ा है, एल, डिस्टेंस उसको कवर करना है एल, लेकिन उसकी स्पीड क्या होगी, उसने बोला पिताजी उसकी स्पीड क्या होगी, और यही कहानी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो सॉल्व नहीं हो पा रही थी। यहां पे समझना है। अब देखिए यहां पे जो स्पीड आती है, अब स्पीड क्यों नहीं हम लोग ले पा रहे थे, अब ये समझते हैं स्पीड के साथ क्या दिक्कत है। स्पीड के साथ ये दिक्कत है सर कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस आप बाय चांस दे देते हैं, मान लीजिए आपने प्रोवाइड कर दिया किसी तरीके से किसी कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन सर सबसे बड़ी दिक्कत ये है देखो अब एक इलेक्ट्रॉन की बात समझना पहले, यहां पे अब देखो यहां पे जो स्पीड लेनी है, इस स्पीड को हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड। अब कहानी ये है सर कि हमको समझना पड़ेगा कि ये ड्रिफ्ट स्पीड होता क्या है। तो ड्रिफ्ट स्पीड समझने के लिए अब देखिए दिक्कत क्या है। अब यहां समझने के लिए आगे चलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड का कॉन्सेप्ट वो क्लियर करते हैं। अब कोई भी एटम है, कोई भी एटम है, उसके बीच में ये रहा और ये है, और उसका मान लो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा एटम है, ये उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कभी भी एक एटम से जब दूसरे एटम पे जंप कर रहा है रैंडमली, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन था, इसको दूसरा एटम अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहां से यहां जाने में इसको, अब देखो एक कंडक्टर के अंदर अगर मैं एक बड़ा सा कंडक्टर बनाऊं, तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर एक कंडक्टर के अंदर मैं मान लूं कि 3 ही एटम है, देखो इनफाइनाइट एटम होंगे लेकिन मैं 3 मान के चलता हूं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और बाकी इसका कोई इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली मूव कर रहा है। वो कैसे मूव कर रहा है वो रैंडमली मूव कर रहा है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां जाने में जो टाइम लग रहा है, इस टाइम को मैं कहता हूं रिलैक्सेशन टाइम। देखो पूरी कहानी अभी तुमको क्लियर होगी। रिलैक्सेशन टाइम यानी रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है दूसरे एटम पे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इसी को आप टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। अब हुआ क्या सर, अब इलेक्ट्रॉन जब जा रहा था यहां पे था, और ठीक है सर, अब एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब मैं कह रहा हूं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन था, कोई भी इलेक्ट्रॉन था, मैं जानता हूं v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, ठीक है सर, v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो टाइम एक जगह से दूसरी जगह जाने का, अब सोचो, लेकिन इलेक्ट्रॉन को यही नहीं जाना है, इलेक्ट्रॉन को पूरा जाना है, घूम फिर के यहां पे पहुंचना है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद कहीं से चलना उसको पहुंचना है। तो अब सर ये टाइम क्या, इस टाइम को मैंने टाउ कह दिया। अब ये एक्सेलरेशन कहां से आएगा, एक्सेलरेशन किसी भी, अब मुझे जानना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होता है। तो मैं जानता हूं कि जो फोर्स होता है वो बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास क्या होता है किसी भी चीज का, मास, तो मास इनटू, अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन मतलब हो गया फोर्स अपॉन मास। अब फोर्स क्या है, फोर्स है क्यूई, भाई इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है, क्यूई, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है। तो अगर मैं यहां पे ए की जगह लिख दूं क्यू ई अपॉन एम, तो ये क्या हो गया, ये मेरा ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है V1 उसकी वेलोसिटी हुई कुछ टाइम बाद, जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी थी U1। यहां तक क्लियर है कि नहीं सबको, और उसको टाइम लगा T1, यहां तक समझ गए। इसको यहां से यहां जंप करने में, पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाने में टाइम लगा T1, एक्सेलरेशन आएगा QE अपॉन M, और शुरुआत में मान लो उसकी वेलोसिटी थी U1। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर, क्लियर है। ये बात थी सर पहले इलेक्ट्रॉन की। तो लेकिन सिर्फ कहानी में एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, कहानी में एक और इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी भी, उसका ये U2 होगा, मान लो वो इलेक्ट्रॉन ये वाला, इसका कोई इलेक्ट्रॉन गया तो उसके लिए U2 होगा, उसका ये, लेकिन ये तो उतना ही होगा ना, ये तो बदलना नहीं है A, और टाइम लग रहा है मान लो टाउ टू। तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या किया,
उन्होंने बोला उसके पिता ने कि एक काम करो, हर इलेक्ट्रॉन का जो आगे बढ़ रहा है, हर इलेक्ट्रॉन जो आगे बढ़ रहा है उसका V1 क्या है, V1 है उसका जो शुरुआत में U1 था, और A तो जान ही रहे हो QE/m टाइम था τ1, V2 था U2 प्लस QE/m टाइम था τ2, ऐसे V3 था, और लास्ट में ऐसे ही Vn था U3 प्लस QE मतलब UN था। तो उन्होंने बोला कि हम एक एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं, हम ले लेते हैं एक एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, अगर मैं सारे वेलोसिटी को जोड़ दूं, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn अपॉन, और डिवाइड कर दूं किससे, टोटल टाइम से। अगर मैं एवरेज मतलब सारे पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी, मतलब n इलेक्ट्रॉन, मान लो n थे, तो मैं अगर n से डिवाइड कर दूं तो मुझे एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एक तरीके से U1 प्लस QE/m इंटू τ1 प्लस U2 प्लस QE/m इंटू τ2, ऐसे आगे जाता गया, ठीक है, अपॉन अपॉन क्या हो गया, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, अगर जब मैं इसकी एवरेज वेलोसिटी ले लेता हूं, जब मैं इसकी एवरेज वेलोसिटी ले लेता हूं, ठीक है, तो क्या मुझे मिल गया, जब मैंने इसकी एवरेज वेलोसिटी ले ली, ठीक है, n से डिवाइड करके, तो मुझे ये चीज मिल गई। अब देखो, अब आपको याद होगा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हर चीज की जो शुरुआत की वेलोसिटी आप जोड़ दीजिए सारों का, तो हमने ये याद किया था कि यहाँ पे सर सारी चीजें जोड़ के जीरो आती है वेलोसिटी, सारी वेलोसिटी जोड़ के जीरो आती है जो शुरुआत की वेलोसिटी थी। यानी ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म ऑटोमेटिक हो जाएगा जीरो, प्लस अब यहां पे क्या है, यहां पे है सारा टाइम बच जाएगा। अगर T1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस हो जाएगा τn तक, और ये हो गया QE/m, मैं कॉमन ले लूंगा, ठीक है। और आपको पता है कि इसी टोटल टाइम को, ये जो टोटल टाइम होता है, मैं इसको टाउ इंटू QE/m बोल देता हूं। अब ये टाउ क्या होता है, ये टाउ मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में जितना टाइम लग रहा है एवरेज टाइम, यानी ये उसी टाइम को मैं बोलता हूं रिलैक्सेशन टाइम। ओके, यहां तक क्लियर। तो ये बात क्या आ गई, इसी वेलोसिटी को मैंने नाम दे दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी वेलोसिटी को मैंने क्या नाम दे दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब उस बच्चे की प्रॉब्लम देखते हैं, उस बच्चे की प्रॉब्लम क्या थी, यानी उसके पापा ने बोला कि ये जो टाइम निकालना पड़ेगा, तो उसने बोला कि टाइम निकालने के लिए मुझे लेंथ ऑफ स्पीड, तो कोई भी स्पीड तो ले नहीं सकते थे, हमको एवरेज स्पीड चाहिए थी, जो कि सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज स्पीड थी। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज स्पीड निकालने के लिए मैंने क्या किया, एल अपॉन ड्रिफ्ट। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आई, तो आपने यहां पे देखा है कि सर Vd की वैल्यू ये आई है सॉल्व करने पे, तो ये इसको मैंने ले लिया टाउ इंटू QE/m, यहां तक हो गया। अब अगर ये चीज मुझे निकल गई, तो मतलब सर ये जो टाइम था, मैं इसको लिख देता हूं, करंट को अगर मैं लिख देता हूं ENAL अपॉन, अब टाइम क्या होता, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या चला गया, टाउ QE/m चला गया। ओके, अब यहां पे क्या हुआ, जब m चला गया, तो ये क्या आ गया, ये अब देखो, अब जब इसको आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो आपको दिख रहा होगा। अब देखो ये Q एक्चुअली में क्या था, ये Q एक्चुअली में E था, ना, तो ये बन गया E स्क्वायर, L से L कट गया, E स्क्वायर NA टाउ अपॉन m हो गया I, ये क्या बन गया I, यानी अब तुमने I निकाल लिया जो कि रियल में होता है। अब देखो, अब कहानी में क्या हुआ, अब कहानी में सर ये जो चीज आई हमने समझ ली, यानी E स्क्वायर NA टाउ अपॉन m, तो I आया E स्क्वायर NA टाउ अपॉन m आ गया।
लीजिए सर करंट निकल गया। अब देखिए, अब आपको याद होगा यहां से कुछ चीजें जो रिलेट होती हैं एमसीक्यूज में। अब ये कहते हैं, आप जानते थे कि V इक्वल टू आई आर होता है, आप जानते थे कि V इक्वल टू आई आर होता है। अगर मैं I की जगह V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। अब अगर आप R की जगह ये वैल्यू, नहीं ये क्या निकाल दिया मैंने, I निकाला ना, एक मिनट, I हो गया Q अपॉन I हो गया, जस्ट मोमेंट मैंने, ठीक है। देखिए अभी तक सर मैंने जान लिया था कि जो I होता है Q अपॉन T, और Q हमने अभी देखा कि Q क्या होता था, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, NaL इलेक्ट्रॉन थे, और टोटल चार्ज कितना था, हर इलेक्ट्रॉन पे E चार्ज था, तो टोटल चार्ज इतना हो गया ENaL, और टाइम आया था L अपॉन BD आया था। तो इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आता है ENaVD, यानी देखो, यानी अब देखिए किसी भी कंडक्टर के अंदर मुझे क्या क्या चीजें पता होती है, किसी भी कंडक्टर के अंदर मुझे, यानी अगर चार्ज पता है बॉडी का, अब एकदम नया कॉन्सेप्ट, अगर मुझे किसी चीज का चार्ज पता है, ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पता है, मुझे एरिया पता है, मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, ठीक है, और मुझे एवरेज यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है, यानी मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है। तो यहां से कंक्लूजन देखिए अब क्या हुआ, अब आई जो हो गया अगर वो बराबर है ENaVD के, तो आप कह सकते हैं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD होगा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD होगा ना, यानी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी ज्यादा करंट उतना कम, VD जितनी ज्यादा करंट उतना कम। यानी एक लॉजिक हमको समझ आया कि अगर VD इंक्रीज होगा तो I भी क्या होगा, I भी इंक्रीज होगा, अगर VD इंक्रीज होगा I भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। और अगर एक चीज आप देखिए, देखो यहां पे चीज क्या था, लॉजिक, लॉजिक ये था सर कि आई हम जान गए इक्वल टू होता है ENaVD होता है, ओके। और आपने बोला कि, यानी मैं ये कह सकता हूं कि VD जो होता है वो क्या होता है, VD होता है I अपॉन ENA होता है VD, ठीक है सर। अब हम लोग अभी भी देखिए जो पीछे का और फॉर्मूला हमने डिराइव किया था उसमें उन्होंने निकाला था VD क्या होता था, ये वाला फॉर्मूला, ये यहां पे हम लोगों ने देखा VD होता है टाउ टाउ QE बाय M। तो VD का एक और फॉर्मूला हम जानते हैं कि VD होता है टाउ QE बाय M होता है, यानी फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन वाला ना। तो अब देखो, अब QE बाय, अब यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम टाउ है, Q की जगह चार्ज इलेक्ट्रॉन की बस बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई है, तो ये फोर्स लग गया, ये एक्चुअली में फोर्स है, और फोर्स अपॉन मास में कर दे रहा हूं तो ये एक्सेलरेशन आ गया, है ना, ये है फोर्स अपॉन मास, यानी ये वैल्यू एक्सेलरेशन है। और आप देख पा रहे हैं कि ये चीज जब टाइम से मल्टीप्लाई होती है तो हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है। यानी मैं ये भी कह सकता हूं कि जो VD है वो बराबर क्या है, ई टाउ अपॉन एल है, टाउ अपॉन एम है, सॉरी एम है। और आप E को कई जगह V बाय एल भी लिखा रहता है, आप जान रहे हैं ना E इक्वल टू V बाय एल भी होता है। तो अगर E इक्वल टू V बाय एल है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, E V बाय एल टाउ बाय एम हुआ, ओके। अब अगर आप इस वाले VD को और इस वाले VD को इक्वेट कर दें, इन दोनों VD को, तो आप एक बहुत अच्छी चीज देख पाएंगे, ठीक है, वो ये होगी, ठीक है, वो क्या होगी, वो आप ये देख पाएंगे यहां पे कि EV बाय ML जो होगा इनटू टाउ बराबर होगा I अपॉन NEA। तो यहां से V, अब देखिए अब ये पूरी कहानी में क्या मजा आया, मजा यही तो यहां पे सबसे बड़ा था, इस तरफ मिल गया V
इस तरफ मिल गया I, यानी अब आपको समझ आएगा कि पिछले 1 घंटे से हम कर क्या रहे थे, हम कर ये रहे थे। अब देखो V अगर मैं इधर छोड़ दूं तो ये वैल्यू बन जाएगी I इंटू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। तो कहानी में अगर आप इस फॉर्मूले को देख पा रहे होंगे ध्यान से, तो ये फॉर्मूला क्या कुछ V इक्वल टू आई आर के जैसा नहीं लग रहा है? लग रहा है। और इसी फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं, अब देखो V इक्वल टू आई आर, यानी ये R है, लेकिन ये बहुत छोटे लेवल पे R है, एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो इसी को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। यहां तक क्लियर? रिलैक्सेशन टाइम क्या होता था? रिलैक्सेशन टाइम वो टोटल टाइम है जो एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में लग रहा है, और ये एवरेज लेना है सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए। सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोग एक एवरेज टाइम ले लेंगे, तभी हम लोग ये चीज सॉल्व कर पाएंगे। ओके, यहां तक। अब सर इतना पढ़ने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये इतनी चीजें, मतलब अगले ने क्या किया? तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो उसने सारी प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो गई, उस स्टूडेंट की। अब उस बच्चे की देखिए सारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई। अब आप देखिए यहां पे, अब उसको कोई फॉर्मूला नहीं, उसके पिता ने सबसे पहले क्या बताया था कहानी में? देखिए, सबसे पहले उसको समझाया गया था कि तुमको कोई भी जाओ दुकान से एक अच्छा कंडक्टर लाओ, और कंडक्टर जब भी लाओगे तो कंडक्टर इस चीज पे डिपेंड होगा, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। ठीक है? तो कंडक्टिविटी किसी भी मटेरियल की जो होगी, ठीक है, वो डिपेंड किस पे थी? तो किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी, अब देखिए यहां पे, अब इस एक पेज पे मैं आपको पूरा कंक्लूड करूंगा लेक्चर, आपको पूरी कहानी समझ आएगी। किसी भी मटेरियल की बेटा जो कंडक्टिविटी होती है, वो अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कोई अच्छा कंडक्टर, तो वो होगी एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम होगी। यानी तुमको ये अगर तुम निकाल, अगर इन सब की वैल्यू तुम निकाल ले गए तो तुम कंडक्टिविटी किसी भी मटेरियल की निकाल ले जाओगे। अब कंडक्टिविटी होती है किसी भी मटेरियल के भागने की क्षमता। आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि किसी भी कंडक्टर के अंदर भाई भाग एटम भी सकते थे, भाग एटम भी सकते थे, और भाग इलेक्ट्रॉन भी सकते हैं। लेकिन भागता कौन तेज है? भागेगा वो तेज ना जिसका मास कम होगा। मास जिसका लीस्ट होगा वही सबसे तेज भागेगा। तो सबसे हल्का कौन है पूरी कहानी में? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। फोर्स क्या था? क्यूई। मास, मास सबसे कम किसका है? इलेक्ट्रॉन का। तो जिसका मास सबसे कम होगा वो सबसे तेज भागेगा। तो कहानी में सबसे तेज कौन भागता है? इलेक्ट्रॉन। इसीलिए पूरी कहानी किसके अराउंड घूम रही थी? इलेक्ट्रॉन के अराउंड। अब देखिए, यानी वो बच्चा समझ गया कि क्यों यहां पे मास किसका लेना है? यहां पे मास लेना है उस चार्ज का जो एक्चुअली में, उस चार्ज का मास लेंगे जो फ्लो होगा। तो यहां कहानी में चार्ज क्या था? यानी यहां पे मास की जगह हो गया, चार्ज का मास क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है? अब वो समझा ये टाउ क्या है। तो अब उसको इतना पढ़ने के बाद समझ आ गया कि ये जो टाउ होता है ये वो समय होता है जो हर इलेक्ट्रॉन को एक एवरेज टाइम, जो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से अपने अंत में जाने पे लगेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाएगा। तो अब वो टाउ भी समझ गया क्या होता है। उसके बाद वो बोला कि ई, अब देखो ये मास है, मास ऑफ चार्ज फ्लो। ई क्या था? ई था उसका चार्ज। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। और एन क्या था? एन है कि टोटल, टोटल नंबर ऑफ फ्लो, नंबर ऑफ चार्जेस कितने प्रेजेंट है अपॉन टोटल वॉल्यूम में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम में। यहां तक बात समझ आई कि नहीं? क्यों? आप सारे फॉर्मूले से बचते हुए, अब इस फॉर्मूले में एक चीज और आप
ये हमको समझ आ गया। अगर सर किसी चीज की कंडक्टिविटी, अगर सर किसी चीज की कंडक्टिविटी जो है वो एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम है, यानी मैं एक चीज समझ गया, मास, अब एमसीक्यू की तरह देखते हैं, अगर मास चार्ज पार्टिकल का लेस होगा, यानी अगर मास डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ये सही बात है कि नहीं? अगर मास डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है, भागने की क्षमता, और जिसका मास सबसे कम होगा उसके भागने की क्षमता सबसे ज्यादा होगी। तो सर ये बात तो सही है। अब जिसका रिलैक्स, अब यहां पे देखिए, यहां पे चार्ज जितना ज्यादा, चार्ज जितना ज्यादा उतना, हाँ ये तो सीधी बात है, बस ये रिलेशन पता होना चाहिए, एन टाउ, ठीक है। अब जैसे ही कंडक्टिविटी, हमको एक फॉर्मूला याद है, अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला याद है तो याद करो, रेजिस्टिविटी क्या होता था, रेजिस्टिविटी क्या होता था, 1 अपॉन कंडक्टिविटी। तो 1 अपॉन कंडक्टिविटी क्या हो गया, ठीक है, इस फॉर्मूले का उल्टा, यानी सर एम एन ई स्क्वायर टाउ, यानी रेजिस्टिविटी अब हमको याद नहीं करना पड़ेगा। आर क्या होता था सर, आर होता था रो एल अपॉन ए। तो अब आर होता था रो एल अपॉन ए, अब रो कितना है, रो दिया हुआ है एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम इंटू एल अपॉन ए। अब ये वाला फॉर्मूला भी याद नहीं करना पड़ेगा। अब सर और क्या फायदा हुआ, मैं जानता हूं V इक्वल टू आई इंटू आर। अब I को अगर मैं ये ले लूं और R की जगह मैं यही चीज लिख दूं, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू एल बाय ए, तो मुझे V भी याद नहीं करना पड़ा, है ना। और यहां तक मतलब मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ा, यानी मुझे सिर्फ एक फॉर्मूला अगर याद है तो मैं ये सारे फॉर्मूले जान गया, जो भी रिलेशन वो मुझसे पूछ ले, है ना। उसके बाद सर मैं एक और चीजें क्या जाना था, उसके बाद मैंने 2-3 चीज फॉर्मूले जाना था, कि एक जाना था कि F इक्वल टू क्यू ई होता है। अब इस केस में इलेक्ट्रॉन ई है, चार्ज ई है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और ई क्या होता था, ई होता था V बाय एल, याद आ रहा ना, पोटेंशियल डिफरेंस को जब लेंथ ऑफ कंडक्टर से डिवाइड कर देते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो गया V बाय एल हो गया था। तो एसेलरेशन क्या था सर, एसेलरेशन था फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना है ई वी बाय एल, और मास है m, ठीक है। और अगर कोई मुझसे पूछे वेलोसिटी कितनी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर नॉर्मल है तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए टाउ। अब ये जीरो होता था, एसेलरेशन क्या है ई वी बाय एल एम इंटू टाउ, तो वी डी की वैल्यू कितनी आ गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी सर मुझे फॉर्मूला याद हो गया, क्या, बिना कोई एफर्ट किए, ई वी बाय एल एम इंटू टाउ। तो बिना एफर्ट किए सर मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ ली क्या होती है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला भी याद कर लिया। उसके अलावा आई, आई क्या था सर, आई मैंने याद किया नहीं, क्योंकि आई में जानता था, आई क्या होता था, आई होता है, आई क्या होता था, आई इक्वल टू होता था क्यू बाय टी, आई क्या होता था क्यू बाय टी। और टाइम क्या होता है, टाइम होता है नहीं, आई इक्वल टू क्यू बाय टी, टाइम होगा एल अपॉन वी डी, और क्यू क्या है ई, तो ई अपॉन एल, और ऊपर ले लो वी डी, और इसको ई अपॉन एल, और वी डी की जगह मैं क्या ले लूंगा, अगर मैं यही ले लूंगा ई वी बाय एल एम इंटू टाउ, तो मैं कहानी में फिर वहीं पहुंच गया जहां से मैंने शुरू किया था, ई स्क्वायर वी टाउ अपॉन, नहीं एल ई वी बाय टाउ, एल, हाँ एल एम, क्लियर है, क्लियर हुआ, देखिए फिर वीडी दिख गया ना, क्लियर, ठीक है। अब देखिए अगर मैं अपना सिलेबस खोलूं तो आप देखिए मैंने आपको अभी तक समझाया, क्या समझाया, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ मेटालिक कंडक्टर क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको बताया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, मोबिलिटी हम लोग समझ लेंगे,
फिर हमने समझा ओम्स लॉ कहां से आया, ओम्स लॉ कहां से आया, ये भी हमने समझ लिया। इसके बाद मैंने समझा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, यहां तक भी मैं समझ गया। ओके, अब देखिए क्लियर, ये टॉपिक समझ गए ना हम लोगों ने, कौन से टॉपिक्स क्लियर। अब देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं, मैंने ये खोला, अब देखिए चीजों को होता क्या, अब रियलिटी में होता क्या है, यहां पे आप समझ लीजिए, आपको पूरा खेल समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब पूरी कहानी में क्या था, बस जिस चीज को आपको विजुलाइज करना था आप नहीं कर पा रहे थे। देखो अब हुआ क्या, यहां पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो देखो, कोई भी कंडक्टर अगर हमारे पास है, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, ठीक है, अगर वो किसी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन रैंडमली जा रहा है, इलेक्ट्रॉन रैंडमली जा रहा है, लेकिन बढ़ आगे रहा है, बढ़ आगे रहा है, और बढ़ आगे रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या, जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, देखिए यहां से वायर आई, हमने यहां पे चीजें थोड़ा की, अब देखिए रियलिटी में होता ये है, अब एक इलेक्ट्रॉन नहीं है पूरी कहानी में, आपने अभी एक इलेक्ट्रॉन देखा, लेकिन रियलिटी में कई सारे इलेक्ट्रॉन, और आप देख पा रहे होंगे सारे इलेक्ट्रॉन मेटल के एटम है, और ये इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है ना। अब सारे इलेक्ट्रॉन देखिए क्या हो रहा है, सारे आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बेशक वो टकरा रहा है, लेकिन सब बढ़ आगे ही रहे हैं, और बढ़ते 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 बढ़ते, ठीक है, वो एक रीजन में उनको ये होता है पोटेंशियल मिलने का फायदा, यानी उनको एक डायरेक्शन मिली। ठीक है, क्लियर हुआ क्या चीज हो रहा था रियल में। ठीक है, और ये मैं आपको कह रहा था कि देखो, मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन देखिए यहां से जब यहां कूद के जाता है, जैसे जब एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह कूद के जाता है, तो ये जो टाइम लग रहा है इसको यहां से यहां जाने में, ठीक है ना, अगर जो टाइम लग रहा है उस टाइम को ही हम क्या कहते हैं, इसी टाइम को हम लोग कहते थे, अब यही मैं आपको समझा रहा था कि v इक्वल टू क्या होता था, u प्लस ए टाउ। अब अगर आप v इक्वल टू ए प्लस टाउ, अब देखिए हुआ क्या, अब हर अलग अलग इलेक्ट्रॉन का अलग अलग वेलोसिटी था, है ना, तो अगर मैं सबका ए आपको पता है कैसे निकल रहा था, फोर्स अपॉन मास, है ना। तो अब क्या हुआ, जो भी इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा था, अब यहां पे क्या बोला हुआ है देखिए, एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड, ड्रिफ्ट मतलब आगे बढ़ता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ये। अब जब ये चीज हुई तो सबको जोड़ना था, उस चीज को हम लोग समझे थे, ठीक है, और यहां पे ये हुआ, पहला वाला टर्म हो गया जीरो, अगर बाय चांस ये प्रूफ पूछते हैं तो पहला वाला टर्म हुआ आपका जीरो हुआ। अब यही मैंने कह रहा था कि शुरुआत में जो एवरेज वाला होता है इसको हम लोग जीरो ले लेते हैं, और जो टोटल टाइम आ जाता है ये, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, देखो इसी को हम लोग कह देते हैं, जब आप ले लेते हैं ये रिलैक्सेशन टाइम था, यानी वीडी क्या आ गया था, जीरो प्लस ए इंटू टाई, अब ए को फोर्स अपॉन मास लिख दिया, टाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्लियर हुआ। और यहाँ पे एक चीज अगर आप और देख पाएंगे, ये वाली चीज, तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि मेटल होता है, मेटल के आसपास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पहले इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है, देखिए एक तरफ से वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाता है, जरूरी नहीं उसका रास्ता सीधा हो, लेकिन देखिए वो बढ़ आगे की तरफ ही रहा है। ओके, अब जब वो आगे की तरफ बढ़ा, ठीक है, रैंडम होता है। अब जब आगे देखिए ये क्या था, ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन ये नॉर्मली है, किसी भी कंडक्टर में ये नॉर्मली इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, जो किसी भी टाइम पे जब वो कनेक्ट नहीं हुआ रहता है वो कहीं भी घूमते रहते हैं, यही मैं बता रहा था, टकराते रहते हैं, ठीक है, देख रहे हो ना, टकरा रहे हैं आगे, इस तरीके से हो रहा है। यही देखो, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर इज जीरो, जिसकी वजह से एवरेज जीरो आ रहा है, ठीक है। इसीलिए ये वाला जब आप जोड़ रहे थे तो किसी भी कंडक्टर में
इसीलिए यही वाला हम लोग समझ रहे थे कि जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, यहाँ चार्ज फ्लो हो रहा है लेकिन वो करंट नहीं है। ये बात जीरो आ गई। अब जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस जब हम लोग दे देते हैं किसी भी एंड पे, तो कंडक्टर के साथ क्या फायदा होता है, कंडक्टर आगे की तरफ, जैसे अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आते ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आने का मतलब फोर्स लगना। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगने का मतलब अब इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन मिलेगा जिसमें वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा आगे कि देखिए अब इलेक्ट्रॉन सारे आपको दिख रहे होंगे एक तरफ जा रहे हैं। देखिए सारे आपके किस तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद, लेकिन उनकी इंटेंशन आगे ही बढ़ने की रह रही है हमेशा ना। ठीक है, अब एक नई वेलोसिटी वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं आपको, है ना। यहां तक क्लियर हुआ गाइस, पक्का, मतलब